हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले क्या होता है, क्या वर्क करेगा अपने लिए और इसके कौन से प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, हम उसका डिस्कशन करते हैं। डायग्राम ने प्रॉपरली में बना चुके हैं हम यहाँ। हम डायग्राम में इसके सेटअप में क्या क्या अपने पास है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, हम उनको पॉइंट यहाँ लिख दी है। कौन कौन से पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। वर्किंग मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, यूजेस को एक्सप्लेन करेंगे और इससे जो प्लूटोनियम 239 एटॉमिक मास नंबर का बनता है वो कैसे बनता है, हम उसका रिएक्शन का भी आज स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, ये कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? ये कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। इसका जो मेन हम यूज करते हैं बच्चों इससे क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाई जाती है और फिजन रिएक्शन के बाद में बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। उस न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कुछ बात समझ में आई भाई? क्या कहा? न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाई जाएगी और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। हम उस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है बच्चों। न्यूक्लियर फिजन से बहुत एनर्जी निकलती है, लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो इस बहुत सारी एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम से बच्चों हम 20,000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट घंटा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम 235 से हमें 20,000 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं हम कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, मैं डायग्राम का आपके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूँ। अब हम देखते हैं बच्चों इसके कंस्ट्रक्शन में ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन 6 पॉइंट का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें बच्चों फ्यूल रोड्स की, हम बात करें, ये इस तरीके से एक सेटअप अपने पास है। ये जो है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है जो हमने यहाँ ब्लू कलर में लिख रखा है, जिसको हम सील्डिंग कह रहे हैं। सील्डिंग का मतलब यह है कि हमने ये, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से बहुत सारी हार्मफुल यहाँ से गैसेस, हार्मफुल रेडिएशंस यहाँ से निकलते हैं। उस रेडिएशंस के बाहर, रेडिएशंस का इफेक्ट इंसान पर नहीं हो तो उसके बाहर जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से हम बच्चों यह सीमेंट कंक्रीट की लगभग 2 से 3 मीटर मोटी क्या बना देते, एक दीवार, एक वॉल बना देते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सील्डिंग का डिस्कशन मैंने कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों, इसमें यह देखें फ्यूल रोड्स लगी हुई है। ये वाली जो है, ये रेड वाली जो हमने बता रखी है फ्यूल रोड्स है, 1 2 3 फ्यूल रोड्स हमने लगा रखी है। फ्यूल का मतलब हो गया कि बच्चों हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करना है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होगा। फ्यूल यहाँ बच्चों क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 233 हो सकता है, प्लूटोनियम 239 अपने पास हो सकता है, और भी हम यूज करते हैं, लेकिन मेनली हम ज़्यादा इन्हीं का यूज करते हैं। तो क्योंकि हमें फ्यूल का मतलब होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन चालू कराने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ चाहिए। तो यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लूटोनियम 239 एटॉमिक मास नंबर, यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप या यूरेनियम 233 वाला आइसोटोप का हम यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ करने के बाद में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो फ्यूल रोड्स का मतलब अपने पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनको फ्यूल रोड्स बोलते हैं, जिनके फॉर्म में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि हमें न्यूट्रॉन भी चाहिए होते हैं, न्यूट्रॉन हम इसमें देते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो इनके मिड में यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला है इसको हम या क्या कह रहे हैं बच्चों, मॉडरेटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, या मॉडरेटर हम कह रहे हैं। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन से बच्चों न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने रिएक्शन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में एक यूरेनियम, जैसे मान लो आपने एक यूरेनियम 235 का एलिमेंट ले रखा है, उस पर न्यूट्रॉन आपने बम्बार्ड करवाया या उसकी रिएक्शन इससे हुई तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमें न्यूट्रॉन जो रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है वो स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन चाहिए होता है। उसका क्या रीजन है, उसके 2 रीजन है बच्चों। यदि आप फास्ट न्यूट्रॉन रहेगा तो हमें उसका स्लो स्पीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 2 रीजन क्या है कि यदि मान लो न्यूट्रॉन का स्पीड फास्ट रहा तो एक तो वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, दूसरा इसके अंदर जो यूरेनियम 238 रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, यूरेनियम 238, वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो यूरेनियम 238 से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये जो रोड्स, ये जो फ्यूल आपके पास है, ये यूरेनियम 230 है, ये जो 235 जो फ्यूल रोड्स का हम यूज कर रहे हैं, इन फ्यूल रोड्स के मिड में या देखो 20-20 में हमने क्या कर दिया, ये 20-20 में हमने क्या कर दिया, मॉडरेटर का यूज कर दिया है। मॉडरेटर भर दिया जाता है। मॉडरेटर से क्या होता है बच्चों, जो न्यूट्रॉन्स होता है उनका स्पीड स्लो हो जाता है। उनका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है बच्चों, मॉडरेटर की फॉर्म में। अब मॉडरेटर के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, तो हम हैवी वाटर का यूज कर सकते हैं, यानी D2O का यूज कर सकते हैं बच्चों, हम ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं, हम बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। 3 चीजें मैंने मॉडरेटर के लिए बोली है। यहाँ पर मॉडरेटर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करना होता है, और न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए जो मॉडरेटर हम यूज लेते हैं वो हैवी वाटर, D2O, ग्रेफाइट के अलावा हम बेरिलियम ऑक्साइड का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। दिमाग में रहेगी भाई ये बातें, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि हमने कहा कि हमें रिएक्शन को कंट्रोल रखना होता है, तो कंट्रोल रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रिएक्शन को कंट्रोल करना, हम कभी भी बंद कर दें, कभी भी स्टार्ट कर ले, और हर जनरेशन में न्यूट्रॉन का नंबर भी हम सेम रखें। तो बच्चों इनके मिड में ये जो भी फ्यूल रोड्स है, इनके मिड में सभी जगह पर क्या किया जाता है, कंट्रोल रोड्स लगाई जाती है। ये कंट्रोल रोड जो होती है बच्चों में बोरोन और कैडमियम की होती है। किसकी होती है बच्चों, बोरोन और कैडमियम की होती है। बोरोन और कैडमियम जो होता है वो न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, यानी ये जो बोरोन और कैडमियम होता है ये न्यूट्रॉन को बहुत अच्छे से क्या कर लेता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे मान लो कि कभी आपको रिएक्शन को बंद करना हो तो इन जो फ्यूल रोड्स है, इन फ्यूल रोड्स के मिड के अंदर पूरे में कंट्रोल रोड्स लेकर आ जाते हैं हम। देखो ये बाहर है, मतलब इसको हम बाहर से अंदर ला सकते हैं, फिर वापस हम बाहर लेकर जा सकते हैं। तो ये कंट्रोल रोड्स हम पूरी की पूरी अंदर लेकर आ जाते हैं, जिससे सारे के सारे न्यूट्रॉन कंट्रोल रोड से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और सारे के सारे न्यूट्रॉन से यदि एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हम इस रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद भी कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हम से बच भी सकते हैं। मान लो कि आपको हर इस जनरेशन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम चाहिए होता है ताकि रिएक्शन कंट्रोल रहे, तो हमें जितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाने होते हैं हम इस कंट्रोल रोड से उतने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं, पूरे भी करवा सकते हैं। तो यह कंट्रोल रोड का मेन क्या वर्क होता है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं जो आगे वाली जनरेशन में बढ़ते रहते हैं, हमें उनको कंट्रोल करना होता है, एब्जॉर्ब करवाना रहता है। तो इसके लिए हम कंट्रोल रोड्स का यूज करते हैं। कंट्रोल रोड्स के लिए मैं यहाँ बोरोन और कैडमियम की रोड का यूज करते हैं। फिर है बच्चों फ्यूजन चैम्बर। ये प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोसेस जिस इस चैम्बर में हो रहा है, ये वाला चैम्बर, इसको हम बच्चों फ्यूजन चैम्बर बोलते हैं। अब बच्चों रिएक्शन होगी और रिएक्शन से क्या प्राप्त होगी, बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगी। बहुत सारी क्या निकलेगी बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगी। और न्यूक्लियर एनर्जी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम कूलेंट के थ्रू, ये कूलेंट वाला पोर्शन होता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है,
इस कूलेंट के थ्रू, यानी कूलेंट क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एक्सचेंजर में भेजता है। यानी कूलेंट का जो मेन वर्क होता है वो क्या करता है, ये यहाँ से जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद में जो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है उस न्यूक्लियर एनर्जी को कूलेंट के थ्रू क्या भेजता है, हीट एक्सचेंजर में भेजता है। कूलेंट के लिए बच्चों हम नॉर्मल H2O का यूज करते हैं, नॉर्मल H2O पानी का यूज करते हैं। हम यहाँ D2O हैवी वाटर का भी यूज करते हैं। हम यहाँ लिक्विड सोडियम का भी बच्चों यूज करते हैं। तो यहाँ कूलेंट के रूप में हम नॉर्मल H2O, D2O या लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। बच्चों हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर जो होता है एक तो कूलेंट से कनेक्ट होता है, देखो कूलेंट से कनेक्ट है, और एक हीट एक्सचेंजर या कंडीशनर में कोल्ड वाटर से कनेक्ट होता है। यहाँ कंटिन्यू कोल्ड वाटर ऊपर जाता रहता है, पानी है देखो यहाँ पर, यहाँ से अपने पास न्यूक्लियर एनर्जी आती है। वो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर इस पानी को क्या कर देती है बच्चों, गर्म कर देती है, टेम्परेचर बढ़ा देगी। यानी इस न्यूक्लियर एनर्जी का जो पोर्शन है वो यहाँ हीट में हम कन्वर्ट कराते हैं। हीट एक्सचेंजर यानी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी आती है उस न्यूक्लियर एनर्जी को बच्चों हम हीट में क्या करवाते हैं, यहाँ कन्वर्ट करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। और हीट से बच्चों यहाँ पर स्टीम प्राप्त होने लग जाती है, क्योंकि पानी बहुत गर्म होगा तो स्टीम निकलेगा। तो यहाँ से स्टीम निकलता है और वो स्टीम यहाँ हम भेजने लग जाते हैं, किस साइड, टरबाइन की साइड भेजने लग जाते हैं। और टरबाइन से बच्चों क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है, जो उस स्टीम को, उस हीट स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब मान लो कि बच्चों जो न्यूक्लियर एनर्जी हीट एक्सचेंजर में काम नहीं आती है उसको हम वापस से पंप के थ्रू रिसाइकल प्रोसेस में यूज ले लेते हैं। देखो पूरा कनेक्ट है, यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, मान लो कुछ पोर्शन कन्वर्ट नहीं हो पाया तो उसको हम पंप के थ्रू यहाँ पर वापस से क्या कर लेते हैं, इस चैम्बर में भेजकर उसको कूलेंट के थ्रू वापस से हम इस तरीके से रिसाइकल करवाते रहते हैं। और मान लो कोई स्टीम यहाँ पर पहुंची है और स्टीम का पूरा पोर्शन टरबाइन नहीं ले पाया या स्टीम का पूरा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ये स्टीम वापस से इस कंडेंसर में चले जाती है, ठंडी हो जाती है और वापस से यहाँ आती है और हीट एक्सचेंजर में आने के बाद में वही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी को बच्चों हम हीट में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से स्टीम निकलकर टरबाइन की साइड जाता है और टरबाइन से जो जनरेटर कनेक्ट होता है वो इसको इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बच्चों अपने पास में यूजेज है, जैसे हमारे इंडिया में राउतबाटा में अप्सरा, दूरवा, जर्लिना, राउतबाटा में तो एक ही अप्सरा इंडिया की, एशिया की सबसे पहली जो है वो अप्सरा राउतबाटा के अंदर है, नाम दिया हुआ बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर का। जर्लिना हुआ, दूरवा हुआ, SSCIR कनाडा इंडिया अपने पास रिएक्टर होता है। बहुत सारे रिएक्टर टोटल इंडिया में अप्रोक्सीमेट साइड 20 के अप्रोक्सीमेट है, 20 से ऊपर 22 के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने पास है। हम बात करते हैं कि बच्चों इसके मेन यूजेस अपने पास अब क्या हुए। तो इसका फर्स्ट यूजेस बच्चों समझ में आ रहा है कि हम इसका यूजेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लें। किसमें भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बात समझ में आई, ठीक है। सेकंड बच्चों हम इससे रेडियो आइसोटोप्स भी बना सकते हैं, इससे बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ देखो बच्चों यूरेनियम 235, 233 भी, 238 भी प्राप्त हो जाता है रिएक्शंस में। तो हमें बहुत सारे आइसोटोप्स यहाँ प्राप्त होते हैं। उन आइसोटोप को हम मेडिकल सिस्टम में, मेडिकल में, हम बायोलॉजी में, हम रिसर्च सेंटर में, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज ले सकते हैं, यूज लेते भी हैं। एक बच्चों प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने में, प्लूटोनियम कौन सा, जिसका एटॉमिक मास नंबर 239, अभी मैं इसका प्रोसेस भी समझाऊंगा कैसे प्रोड्यूस होता है। तो प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने में भी, उत्पन्न करने में भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। एक बच्चों इससे हम हाई स्पीड के न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हालांकि हम उसको मॉडरेटर के थ्रू स्लो कर लेते हैं, लेकिन यदि मुझे हाई स्पीड का न्यूट्रॉन प्राप्त करना तो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हाई स्पीड के न्यूट्रॉन का यूजेस बच्चों कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम हाई स्पीड के न्यूट्रॉन इसके थ्रू प्राप्त करके कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं बच्चों हम प्लूटोनियम का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। आप एक बार वापस से देखना चाहिए तो देख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो बच्चों अब समझते हैं हम कि हम प्लूटोनियम का, जिसका एटॉमिक मास नंबर 239 है, एटॉमिक नंबर 94 होता है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर से इसका कैसे प्रोडक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम प्लूटोनियम को कैसे प्रोडक्शन करते हैं तो देख के समझते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी बच्चों कि हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रॉन का स्पीड स्लो कर सके। तो ऐसा तो नहीं होता कि सभी न्यूट्रॉन का स्पीड फास्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों यूरेनियम 238 जो होता है वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने अभी बताया भी आपको, मॉडरेटर में समझाया भी है मैंने कि मॉडरेटर का यूज़ क्या होता है, न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है। लेकिन सभी न्यूट्रॉन स्लो नहीं हो पाए, मान लो कुछ न्यूट्रॉन स्लो नहीं हो पाए तो वह यूरेनियम जो 238 रहेगा बच्चों उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यूरेनियम 238 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ देखो एब्जॉर्ब हुआ, तो यूरेनियम 238 जो है वो फास्ट, ये बिल्कुल फास्ट न्यूट्रॉन है बच्चों, ये फास्ट न्यूट्रॉन है भाई, ये फास्ट न्यूट्रॉन है। फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, स्लो न्यूट्रॉन तो रिएक्शन में भाग लेगा बच्चों। तो ये यूरेनियम 238 जो है, या हम ये कह सकते हैं ये कौन सा न्यूट्रॉन है, ये वो न्यूट्रॉन है जो नॉट यूज इन फ्यूजन, इसका फ्यूजन में कोई भी यूज नहीं है भाई, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन ही भाग करता है आपके पास। तो ये फ्यूजन में बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा आपके पास में, फ्यूजन नहीं कर रहा है, ये बहुत हाई स्पीड, बहुत स्पीड का ये न्यूट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, यूरेनियम 238 के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये यूरेनियम के 239 वाले एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 92 92 238। लेकिन बच्चों ये जो बनता है ये अनस्टेबल है बहुत, ये बहुत अनस्टेबल है। इसका हाफ लाइफ जो होता है, इसका हाफ लाइफ जो होता है ओनली 23 मिनट है भाई, ओनली 23 मिनट है। तो बहुत खतरनाक अनस्टेबल होता है ये। तो ये अपने जैसे इसका टाइम पीरियड पूरा होता है ये टूटने लग जाता है, और टूटकर ये एक बीटा पार्टिकल निकाल देता है, ये एक बीटा पार्टिकल निकाल देता है। और बीटा पार्टिकल कौन सा बच्चों, माइनस बीटा पार्टिकल निकाल देता है। अनस्टेबल स्टेबिलिटी के लिए ये माइनस बीटा पार्टिकल निकाल देता है। याद करो न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने ये बताया था, ये कंपाउंड आपके पास न्यूक्लियस हो चुका है, क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ये वापस टूटेगा, और ये वापस टूटेगा तो ये किस में टूट जाता है बच्चों, नेपच्यूनियम में टूट जाता है। माइनस बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, एक बढ़ेगा भाई, यहाँ एक बढ़ेगा तो 92 से 93 होगा। एटॉमिक मास में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास नंबर 239 है, 239 ही रहेगा। तो 93 पर जो एटॉमिक है मास 93 पर जो अपने पास एलिमेंट आता है वो नेपच्यूनियम होता है, वो नेपच्यूनियम है। लेकिन बच्चों ये भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, हालांकि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी हाफ लाइफ, इसका भी जो हाफ लाइफ होता है वो ओनली 23 डेज का होता है, वो तो मिनट का, ये डेज का है। और ये वापस से 23 डेज का यदि आपके हाफ लाइफ पे है, यानी हम कह सकते हैं 46 डेज में कंप्लीट अनस्टेबल अपने पास से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वापस टूटेगा। और ये जो वापस टूटेगा अपने पास में, ये वापस जब अपने पास टूटेगा तो ये वापस से क्या निकालता है बच्चों, माइनस बीटा पार्टिकल निकालता है। और ये जब वापस से माइनस बीटा पार्टिकल निकालेगा तो फिर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, 94 हो जाएगा, 94 पर प्लूटोनियम आएगा, कितने एटॉमिक मास का 239, क्योंकि माइनस बीटा पार्टिकल निकालेगा तो यहाँ पर किसी भी तरीके से एटॉमिक मास नंबर में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि बच्चों जो फास्ट स्पीड के न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फ्यूजन में भाग नहीं लेते हैं, स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन ही क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो 238 वाला यूरेनियम होता है उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद में यूरेनियम 239 वाला एलिमेंट वो बना लेते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल है, उसका हाफ लाइफ ओनली 23 मिनट का है। तो ये बहुत कम आपके पास स्टेबिलिटी इसका है।
ये वापस से टूटेगा, माइनस बीटा निकालेगा, हाँ फिर निकालेगा नेपच्यूनियम बनाएगा, नेपच्यूनियम 239 वाला भी बहुत कम स्टेबल आपके पास है, ये फिर वापस से टूटेगा, माइनस बीटा पार्टिकल बनाएगा, माइनस बीटा बनाएगा तो साथ ही साथ क्या बनाता है, प्लूटोनियम बनाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों, वही यूरेनियम 238 के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लूटोनियम 239 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर था, और न्यूक्लियर रिएक्टर से हमने प्लूटोनियम का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों में न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है, जुड़ने वाली रिएक्शन से, जिससे हाइड्रोजन बम बनाना भी हम बताएंगे, वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसी लगी क्लास, लाइक करें आप, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ते रहिए।